अप्लाइड रिसर्च मेथड इसका टाइटल है। इसका कोड जो है वो है RES 585। ठीक है। क्रेडिट आवर इस सब्जेक्ट के है 3। ठीक है। इससे पहले नहीं बल्कि 2-3 सेमेस्टर पहले इस सब्जेक्ट का जो क्रेडिट आवर थे वो 2 आवर थे। अभी ये 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है, ये याद रखें। ठीक है। और ये भी याद रखें कि जितने भी स्पेशलाइजेशन वाले एमएस में जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन है, जियोटेक है, स्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, जिस भी स्पेशलाइजेशन में आप एमएस कर रहे हैं, आपके लिए अप्लाइड रिसर्च मेथड पढ़ना और पास करना मस्ट है। समझ आ रही है? यस सर। ये पास करना रिक्वायरमेंट है एमएस की डिग्री की। ठीक है। यानी इसके बगैर, इसको पास किए बगैर आप एमएस की डिग्री नहीं ले सकते। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ स्टूडेंट के जहन में यह है कि मैंने तो वैसे भी रिसर्च नहीं करना है, तो अप्लाइड रिसर्च मेथड की क्या ज़रूरत है, मैं तो प्लान बी कर रहा हूँ। ठीक है। तो चाहे आप प्लान बी पे जा रहे हैं या प्लान ए करेंगे, दोनों के लिए आपने अप्लाइड रिसर्च मेथड सब्जेक्ट पास करना मस्ट है। ठीक है। क्लियर है? अच्छा, यस इसमें सर, यस। यस सर, क्लियर है। मैं हमेशा जो मेरे प्रेजेंटेशन होते हैं स्टार्ट पे मैं कोई पिक्चर देता हूँ, जो फर्स्ट स्लाइड होती है। तो यहाँ पे भी अगर आपको नजर आ रहा है एक पिक्चर है, इस पिक्चर के बारे में बताएं, आपको क्या आइडिया मिलता है इस पिक्चर से? सर कि हमारा मेन फोकस रिसर्च पे है, रिसर्च किस तरह करेंगे। और इसमें सर ये है कि ये रिसर्च जो है ये दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है, री और सर्च का। अच्छा, और किसी को और कुछ चीजें नजर आ रही हैं? दूसरा ये है कि इसमें जो है कोर्स इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कोर्स का टाइटल नहीं ये नहीं है, नहीं और नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग चीज है, मैं ये जो पिक्चर की फोकस है बात कर रहा इसमें, हूँ, जो पिक्चर पिक्चर उसमें है। रिसर्च के दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, री और सर्च। और कुछ नजर नहीं आ रहा है? ये फोकस किया हुआ है ना, फोकस है हमारा रिसर्च पे। अच्छा, अब सुने, जरा सुने, जो मेरा मकसद है इस पिक्चर का यहाँ पे डालने का वो ये है कि रिसर्च से पहले चीजें ब्लर होती है, क्लियर नहीं है। देखिए, इस पिक्चर में बहुत सारा टेक्स्ट है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो क्या है, वो क्लियर नहीं है। जब हम इस पे रिसर्च करेंगे, ठीक है, तो रिसर्च से ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा, जितना भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल बन जाएगा। समझ आ रही है? इस यस ब्लर सर। यस सर। ठीक है। इस ब्लर पिक्चर का मकसद ये है कि रिसर्च के थ्रू हम इस पिक्चर को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि रिसर्च समझाने के लिए ये पिक्चर मैंने डाला है कि रिसर्च क्या चीज है। रिसर्च असल में वो अमल है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन या कोई मेथड या कोई टेक्निक या कोई स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज क्लियर करना चाहते हैं, उसको क्लियर करते हैं। समझ आ रही है? यस यस सर। सर, आ रही है। अच्छा, जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इसके मेन 3 कंटेंट्स है इस लेक्चर के। नंबर 1 इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मीन के रिसर्च का इंट्रोडक्शन, के रिसर्च क्या चीज है। ठीक है। फिर कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है। और एट द एंड रिसर्च प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज रिसर्च। सबसे पहले तो आप बताएं रिसर्च के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, रिसर्च क्या चीज है? रिसर्च सिर्फ इंफॉर्मेशन सर गैदर एक करना नहीं है। ठीक है। सर एक चल, चीज एक जी जी, जी जी, सर एक चीज के बारे में डिटेल से पढ़ना, मतलब सर्च करना, नेट पे सर्च करना, रिसर्च पेपर देखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखें अब, द बेस्ट वे टू लर्न इंजीनियरिंग इज नॉट टू हेयर अबाउट इट और रीड अबाउट इट, बट टू डू इट। सो डूइंग इंजीनियरिंग मीन्स परफॉर्मिंग इंजीनियरिंग रिसर्च। ठीक है। यानी सिर्फ रीडिंग या सिर्फ सुनना या सिर्फ याद करना ये नहीं है, बट प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट भी है। ठीक है।
खासकर इंजीनियरिंग के लिए। बाकी रिसर्च में तो हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, टर्म जो रिसर्च का जो टर्म है, इसमें असल में दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, एक है री और दूसरा है सर्च। ठीक है, री का जो टर्म है या जो वर्ड है, इसको हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, कई बार रिपीट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, री का वर्ड यूज करते हैं, री का टर्म। ठीक है, और सर्च तो आप जानते हैं, फाइंडिंग आउट समथिंग न्यू। सर्च का मतलब है कुछ नया तलाश करना, उसको सर्च कहते हैं। ठीक है, और री का मतलब है रिपीटिंग दिस प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, रिपीटिंग दिस प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। तो रिसर्च का मतलब है कुछ नए इंफॉर्मेशन बार बार तलाश करना। ठीक है, तो ये इसका जहन से ये कंसेप्ट बनता है कि रिसर्च कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर किसी एक फिनोमेना पे एक दफा रिसर्च हो जाए तो बस वो कंप्लीट एंड फाइनल है। नहीं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें अभी मालूम नहीं है और वो हम फिर मालूम कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। ठीक है, रिसर्च इज द सर्च फॉर और क्रिएशन ऑफ वैलिड नॉलेज। ठीक है, वैलिड नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, वैलिड नॉलेज। व्हाट डज मीन बाय वैलिड नॉलेज? तो सारे जानते हैं, वैलिड का क्या मतलब है? जो सही हो सर, सही नॉलेज सर, जो हकाइक पे मबनी हो सर। और वैलिड का जो टर्म है, जो वर्ड है जो यहाँ पे मैंने यूज किया है, इसका मतलब है, वैलिड का मतलब है कोई नॉलेज 1940 में कोई आइडिया, कोई कंसेप्ट, कोई थ्योरी या कुछ और इंफॉर्मेशन, नॉलेज हो सकता है 1940 में कोई इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, समझ आ रही है? लेकिन अभी 2020 में वही नॉलेज जो 1940 में करेक्ट था, सही था, दुरुस्त था, हो सकता है अभी 2020 में वो करेक्ट ना हो। समझ आ रही है? साइंस में, इंजीनियरिंग में इस तरह हो सकता है ना, हो सकता है ना कि 1950 में कोई चीज करेक्ट है, किसी की बात करेक्ट है, लेकिन वो टाइम के साथ उसमें चेंजेस आ सकती है, वो गलत साबित हो सकता है। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। तो अब हम कहते हैं कि जो 1940 वाला कंसेप्ट है वो अभी वैलिड नहीं है। अभी वैलिड क्या है? जो लेटेस्ट कंसेप्ट है उसी फील्ड में, उसी टॉपिक पे, उसी आइडिया पे जो लेटेस्ट व्यूज है वो वैलिड है। समझ आ रही है? तो रिसर्च क्या चीज है? किसी भी फील्ड में, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी एरिया में जो लेटेस्ट फाइंडिंग है, समझ आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। वो लेटेस्ट नॉलेज फाइंड आउट करने को रिसर्च कहते हैं। क्रिएशन ऑफ दैट लेटेस्ट नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, नॉलेज तो ऑलरेडी आप जानते हैं, इज व्हाट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू अबाउट समथिंग। किसी भी चीज के बारे में जो सच है, जो हकीकत है, उसको क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। व्हाट इज बिलीव्ड टू बी अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, एक नॉलेज होता है, दूसरा फैक्ट होता है। फैक्ट क्या चीज है और नॉलेज क्या चीज है, पता है? फैक्ट नॉलेज मतलब कि किसी चीज़ के बारे में जो हम इज्यूम कर रहे हो, जो हमारे मतलब जहन में हो, और फैक्ट ये है कि मतलब वो चीज़ कितना सच्चा है, मतलब कितनी मतलब उसकी वैलिडेशन कितनी ठीक है, मतलब कितना वैलिड है वो। फैक्ट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, फैक्ट्स आर जस्ट डेटा। फैक्ट्स क्या चीज है? सिर्फ डेटा है, लेकिन उस डेटा से आप क्या गेन करते हैं वो नॉलेज है असल में। समझ आ रही है? ओके सर, यस सर। क्लियर? यस सर। facts are just data. Knowledge is an expert's best interpretation of facts. समझ आ रही है? यानी इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। फर्ज करें आप कंप्रेशन टेस्ट करते हैं यूटीएम में। आप सारे सिविल इंजीनियर है, जानते होंगे ना यूटीएम? यस सर, यस सर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन सर। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? लोड अप्लाई करते हैं और उसमें
स्ट्रेन पैदा होगा उस मटेरियल में, जो भी मटेरियल है, ठीक है, क्लियर है। लोड इंक्रीज sir. कर लोड इंक्रीज करने से क्या होता है, स्ट्रेन Strain इंक्रीज increase. होता है, ठीक है, और किसी खास लोड पे वो मटेरियल फेल हो जाता है, ठीक है, क्लियर Yes, है। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये क्या है, उस इंफॉर्मेशन को अगर आप फर्ज करें प्लॉट करें, लेट सपोज यहाँ पे मैं इसका एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन या एक प्लॉट बनाता हूँ। लेट सपोज कोई मटेरियल है इस तरह, ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को, स्ट्रेस Yes, sir. स्ट्रेन नजर कर्व, आ रहा है। Yes, sir. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यस है, सर, यस सर। किसी भी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अब ये हमने प्लॉट किया किस चीज से, फैक्ट से हमने प्लॉट किया, फैक्ट्स है ये असल में, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो वैल्यूज है, ये डेटा जो है, ये इसको हम फैक्ट्स कहते हैं। ये तो रियल हकीकत है, हमने मटेरियल वहां पे रखा और उससे ये डेटा लिया, तो ये हकीकत है, ये फैक्ट्स है। अब इस फैक्ट से हम इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि अगर हम किसी मटेरियल या इस मटेरियल का हम अगर स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो इससे इसका स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है किसी खास हद तक, ठीक है, किसी खास लिमिट तक इसका स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है, और फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये फेल हो जाता है। इज दैट क्लियर। तो ये Yes, जो sir. बातें हम Yes, कह रहे sir. हैं, ये जो बातें हम कह रहे हैं कि स्ट्रेन बढ़ाने, स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन भी बढ़ रहा है और एक खास लिमिट के बाद वो फेल हो जाता है, ये जो मैं कह रहा हूं, ये क्या है, ये एक्सपर्ट्स इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, इसको हम नॉलेज कहते हैं। इज दैट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. वैलिड, दो चीजें मैंने यहाँ पे, बल्कि तीन चीजें मैंने यहाँ इस स्लाइड में समझाने की कोशिश की है, एक नॉलेज, दूसरा फैक्ट, और तीसरा वैलिड नॉलेज, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. यही रिसर्च की मुख्तलिफ किस्म की डिफिनीशंस है। फैक्ट्स आर डिस्कवर्ड, नॉलेज इज एन इंटरप्रिटेशन इज क्रिएटेड, ये याद रखें। अब जो फैक्ट्स और नॉलेज का डिफरेंस है वो अगेन आपको बता रहा है कि फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स हम क्रिएट नहीं करते, फैक्ट्स ऑलरेडी मौजूद है, इसको हम सिर्फ क्या करते हैं, डिस्कवर्ड करते हैं। समझ आ रही है, फैक्ट्स को हम सिर्फ डिस्कवर्ड करते हैं, जबकि नॉलेज जो है वो उन फैक्ट्स पे बेस करके हम क्रिएट करते हैं। समझ आ रही है। जिस तरह नॉलेज क्या है, अब ये नॉलेज है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। नजर आ रहा है सब लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन, ये क्या चीज है, ये नॉलेज है, ये नॉलेज क्रिएट कर दिया हमने। समझ आ रही है, उस टेस्ट के जरिए ये क्रिएट हो गया, ठीक है। और इस स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है और जो हमने न्यूमेरिकल डेटा लिया है, वो डेटा ऑलरेडी मौजूद था उस मटेरियल में, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मौजूद थी, हमने सिर्फ उसको डिस्कवर्ड किया। तो फैक्ट्स आर डिस्कवर्ड इन, नॉलेज इज क्रिएटेड, ठीक है। ये कोई डिक्शनरी है, ये कोई डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के मुताबिक रिसर्च की डिफिनीशन है कि द सिस्टमैटिक अप्रोच टू obtaining न्यू एंड रिलायबल नॉलेज, ठीक है। इसमें अगेन कुछ टर्म्स है, नंबर वन इज सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे रिलायबल नॉलेज की बात कर रहा है, ठीक है। वैलिड नॉलेज तो आप समझ गए, नाउ नेक्स्ट इज रिलायबल नॉलेज, ठीक है। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब है कि रिसर्च का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, ये कोई रैंडम तरीका नहीं है कि कोई क्या तरीका यूज करेगा, कोई क्या तरीका यूज करेगा, ठीक है। चाहे जो भी फील्ड है, स्पेसिफिकली पर अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो तमाम रिसर्चेस के लिए एक ही रास्ता है, एक ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर के जरिए हमने आगे जाके और जो हमारे कंक्लूजन है या जो रिजल्ट्स है उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है, समझ गए। Yes, sir. अच्छा, अब लास्ट स्लाइड में वैलिड नॉलेज की बात हुई थी। वैलिड का मतलब है जमाने के एतबार से, जमाने के एतबार से
खासकर इंजीनियरिंग और साइंसेस के नॉलेज में चेंजेस आते हैं, ठीक है। हो सकता है ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में ये चीज इतना वो ना हो, वैलिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग और साइंसेज में वैलिड नॉलेज का मतलब है कि जमाने के हवाले से, यानी 1940 वाली बात हो सकती है अभी ठीक ना हो, ठीक है। तो अभी क्या स्टेटस है उसको हम वैलिड कहते हैं, ठीक है। रिलायबल का मतलब है जिस पे लोग रिलाई कर सके, जिस पे लोग एतमाद कर सके, समझ आ रही है? ऐसा नॉलेज जिस पे लोग एतमाद कर सके, क्योंकि वही जो रिसर्च है उसी से फिर प्रैक्टिकल लाइफ में उसी का यूज होगा, उसी पे बेस करके लोग फर्ज करे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे या और मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो नॉलेज होगा ये रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च के जरिए जो नॉलेज हम गेट करते हैं वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी किस तरह चेक करते हैं कि रिसर्च के जरिए जो नॉलेज आया है ये रिलायबल है या नहीं है, पता है? हेलो, नो नो सर सर। सर। अच्छा, रिलायबिलिटी इस तरह चेक करते हैं कि अगर किसी ने फर्ज करे रिसर्च किया है तो उसने सारे कंस्ट्रेंट बताए हैं कि मेरा एनवायरनमेंट ये है, मैं लेट सपोज कंक्रीट का प्रोजेक्ट है, मैं फलाना सीमेंट यूज कर रहा हूँ, ये वाला एग्रीगेट यूज कर रहा हूँ, ये वाला सैंड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इससे मैंने ये सैंपल बनाए हैं इतने साइज के, ठीक है, और इन सैंपलों को मैंने इतने डेज के लिए कवर किया है और फिर फलानी मशीन से मैंने टेस्ट किया तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। क्लियर है? यस सर, तो यस सर। इसको इसको अचीव करने के लिए वो बंदा, वो रिसर्चर क्या करेगा? इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले तो वो रिसर्चर एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करेगा, एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करेगा। क्यों रिपीट करता है? एटलीस्ट 3 टाइम्स तो हम एक ही चीज करते हैं। क्यों करते हैं? इसी रिलायबिलिटी के लिए करते हैं, ताकि ये रिलायबल बन जाए, ठीक है। फिर भी अगर मोर रिलायबिलिटी चेक करनी है तो फिर उसके लिए जो लेट सपोज किसी ने रिसर्च किया, उसने पब्लिकेशन की है किसी रिसर्च पेपर में, वो आइडिया दिया है, वो रिसर्च जो है उस वक्त तक प्रैक्टिकल नहीं है जब तक वो रिप्रोड्यूसिबल ना हो। समझ आ रही है? रिसर्च में एक वर्ड यूज होता है रिप्रोड्यूसिबल। यस रिप्रोड्यूसिबल का सर। मतलब है कि जो रिजल्ट्स रिसर्चर के आए हैं, अगर कोई भी बंदा किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पे कोई भी बंदा वो वाले कंस्ट्रेंट यूज करे तो उसके साथ भी अगर वही रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर उसका जो रिसर्च है वो रिलायबल होगा। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है। यही अगेन यही जो डिक्शनरी है उसके मुताबिक अगेन क्रिटिकल थिंकिंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर रिसर्च। क्रिटिकल थिंकिंग लाजमी है किसी भी रिसर्च के लिए, ठीक है। अच्छा, द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, ये एक और डिफिनेशन है रिसर्च की। द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू एंड स्टडी ऑफ मटेरियल्स, सोर्सेज एटसेट्रा इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन्स, ठीक है। अगेन सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, यानी एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, ठीक है। मटेरियल और डिफरेंट सोर्सेज की स्टडी है लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी है, ठीक है। और इसका मकसद क्या है? टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स, फैक्ट्स मालूम करे, ठीक है, और उन फैक्ट्स पे बेस करके न्यू कंक्लूजन्स बन जाए, जिसको हम क्या कहते हैं? वैलिड नॉलेज कहते हैं। Is that clear? So this is again a new definition of research. So an endeavor to discover new or collate old facts by the scientific study of a subject or by a course of critical investigation is known as again research. ठीक है, according to Oxford Concise Dictionary. ठीक है, यस सर, यस सर। ये तो मैंने कुछ वो डिक्शनरी वगैरह से डिफिनेशंस उठा के उनको समझाने की कोशिश की है। नाउ रिसर्च इज व्हाट वी डू व्हेन वी हैव अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम वी वांट टू रिजॉल्व। रिसर्च कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है, कोई इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन चूंकि हमने अभी तक रिसर्च किया नहीं है तो इस वजह से हमें अजीब किस्म का चीज लग रहा है, ठीक है। यानी रिसर्च
किया है लेकिन पता नहीं है कि कहाँ पे रिसर्च किया है। ये याद रखें, सारे लोग जितने भी इंसान हैं दुनिया में हर स्टेज पे किसी न किसी प्रॉब्लम पे वो रिसर्च करते हैं, समझ आ रही है, लेकिन वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, ठीक है। डेली लाइफ में आप किसी न किसी प्रॉब्लम पे रिसर्च करते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, अक्सर मैं स्टूडेंट को कहता हूँ रिसर्च क्या चीज है। लेट सपोज आपको कल रात को कोई इशू आया, पेट में दर्द हुआ, पेट में किसी खास जगह पे दर्द शुरू हुआ, समझ आ रही है? हेलो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। तो मैं असल में आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल है इसलिए दे रहा हूँ कि इससे आपको थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये तो उसके पेट में फर्ज करे किसी जगह पे दर्द हुआ तो सबसे पहले वो क्या करेगा, बिफोर गोइंग टू एनी डॉक्टर, सबसे पहले वो क्या करता है? फ्लैजेल कहेगा सर। सबसे पहले देखिए, दर्द तो मैंने वैसे बता दिया, कोई ऐसा इशू है जो आपको लाइफ में पहले नहीं हुआ था, अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है, समझ आ रही है? फर्स्ट टाइम आपको कोई इशू हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपके सीनियर लोग हैं घर में, है बड़ा भाई है, बाप है, या कोई और है, कोई फ्रेंड है, ठीक है, उससे आप पूछेंगे यार मुझे तो रात को ये मसला आया था, पता नहीं क्या वजह हो सकता है, समझ आ रही है? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। इसके अलावा आजकल चूंकि इंटरनेट और यूट्यूब और इन चीज़ों का ज़माना है, तो इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप क्या करें, सबसे पहले किसी से जाने के बजाय आप यूट्यूब में एंटर करें कि यहाँ पे दर्द हो तो क्या हो। मैं अक्सर इस तरह करता हूँ, समझ आ रही है? ये यस इशू सर, हो यस तो सर। उसका क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब ये क्या चीज है, ये एक रिसर्च है, यहां से शुरू हुआ। देखिए हमें कोई प्रॉब्लम पेश आया, लाइफ में कोई प्रॉब्लम पेश आया, तो हमने उसके लिए क्या शुरू किया? रिसर्च शुरू किया। रिसर्च मीन स्टडी शुरू किया। स्टडी मीन ये जो स्टडी है जो हम किसी प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम के सलूशन मालूम करने के लिए करते हैं, इसको हम रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में, इसको हम क्या कहते हैं? लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। इज दैट क्लियर? जब हम किसी यस सर। बड़े के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि मुझे पहली दफा ये मसला हुआ है, पहले नहीं हुआ था, वो कहते हैं हाँ मुझे भी ये इस तरह का मसला आया था 10 साल पहले, समझ आ रही है? 10 साल पहले मेरे साथ भी ये हुआ था, फिर मैंने इसके लिए ये किया और वो किया, मैंने ये खाया और ये टैबलेट लिए, समझ आ रही है? या अगर टैबलेट वगैरह नहीं है, कोई नुस्खा नहीं है, तो वो आपको क्या कहेगा, इसके लिए आप फलाने डॉक्टर के पास जाए, वो डॉक्टर इस बीमारी के लिए बेस्ट है, और समझ आ रही है? यस सर, यस सर। तो ये जो आप पूछ रहे हैं लोगों से, मुख्तलिफ Yes. रायज ले रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ लोगों से पूछेंगे, हर कोई अपनी राय देगा। इसके अलावा इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, ठीक है, तो ये पूरा क्या है? ये लिटरेचर रिव्यू है, समझ आ रही है? ये हम यस सर, यस। अपने रिसर्च के लिए क्या कर रहे हैं? लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम अगर फर्ज करें डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ये पूरा डिटेल आपकी बीमारी है और उसके लिए आपने इतने वक्त के लिए ये खाना है और ये परहेज करना है, ये सारी चीजें। तो ये अब हमारा एक्चुअल मेथडोलॉजी शुरू हो जाता है, समझ आ रही है? यस सर। जो हम मेथडोलॉजी, जो हम प्रैक्टिकल काम करते हैं किसी भी रिसर्च में, रिसर्च इतना डिफरेंट नहीं है, जो आपने बैचलर में प्रोजेक्ट किया है असल में वही चीज है। तो ये यहाँ से हमारी मेथडोलॉजी शुरू हो जाती है, ठीक है। मेथडोलॉजी हम उस पीरियड तक कंप्लीट करते हैं, 1 महीने का है, 2 महीनों का है, ठीक है। तो फिर उसमें हमारे सामने क्या नजर आना शुरू हो जाते हैं? रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, समझ आ रही है? रिजल्ट्स का यस मतलब सर। है वो हमारा जो मसला है वो आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाता है। हमें नजर आ रहा है ये पॉइंट इसमें हल हो गया, ये पॉइंट इसमें हल हो गया, ये हल हो गया, मसला क्लियर हो गया, तो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ।
लेकिन साइंटिफिक प्रोजेक्ट में इसके बाद एक और चीज होती है, कंक्लूजन आपने लिखना होता है, रिकमेंडेशन आपने लिखना होता है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन और रिकमेंडेशन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में क्या है, जब हमारा कोई मसला हल हो जाता है तो फिर हम और लोगों को उस मसले के बारे में बताते हैं कि मैंने ये किया था और इससे बड़ा फर्क आया और ये किया था, ठीक है। जिस तरह आप पहली दफा जो आप सीनियर लोगों के पास गए थे और उन्होंने आपको मशवरे दिए थे, इस तरह आप फिर लोगों को मशवरे देंगे। Is that clear? यस सर। तो मैंने आपका जो साइंटिफिक रिसर्च है इसको एनालॉगस किया किस चीज के साथ, आपके डेली किसी छोटे से प्रॉब्लम के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आपके मोबाइल में कोई इशू आया, वो आप क्या करेंगे, और लोगों से पूछेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, ठीक है। फिर किसी रिपेयरिंग वाले के पास जाएंगे। यही रिसर्च प्रोसेस है, यही रिसर्च प्रोसेस है। गौर करें जरा, ठीक है। ओके सर। समझ गए? अच्छा, Yes, sir. we may already Yes, sir. think we know the answer to our question already. समझ आ रही है? बाज़ औक़ात हमें इस तरह लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सलूशन तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसका हल तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन एक्चुअली वो जो सलूशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा उस वक्त तक जब तक आप इसको टेस्ट ना करें, बार बार रिपीट ना करें। तो साइंटिफिक रिसर्च में वो उस वक्त तक एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। वी मे थिंक द आंसर इज ऑब्वियस, कॉमन सेंस इवन, ठीक है, but until we have subjected our problem to rigorous scientific scrutiny, our knowledge remains little more than guesswork or at best intuition. Clear है? समझ गए? यस यस सर। यानी बाज़ औक़ात हमें लगता है कि इसका सलूशन ये है, इसका आंसर ये है, लेकिन वो उसका आंसर आप साइंटिफिक वर्ड में, साइंटिफिक रिसर्च में वो आंसर आप बाय गेस या बाय इंट्यूशन या इस तरह के आप आंसर नहीं दे सकते। आप क्या करेंगे? टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, देखेंगे, प्रूफ देंगे, तो फिर साइंटिफिक दुनिया में वो एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू फॉर्मुलेट योर क्वेश्चन। सबसे पहले रिसर्च शुरू होती है, कहां से शुरू होती है? क्वेश्चन से शुरू होती है, याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन मीन प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। समझ आ रही है? यस सर यस सर। रिसर्च हमेशा प्रॉब्लम से शुरू होगी। जिस तरह मैंने आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दी, आपके मोबाइल में कोई ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, या उसका कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है, उसके लिए आप रिसर्च शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां से रिसर्च शुरू होगा। देन फिगर आउट हाउ यू आर गोइंग टू आंसर इट, ठीक है। फिगर आउट मीन प्लान बनाए कि इसको किस तरह आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो इस प्लानिंग के लिए आप क्या करेंगे? इस प्लानिंग के लिए सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं कि हाउ हैव अदर्स आंसर्ड इट। अगर और लोगों के साथ इस किस्म का प्रॉब्लम आया है, ये वाला प्रॉब्लम आया है जो अभी मेरे साथ है, तो इन्होंने इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए क्या किया है, सबसे पहले आप ये करेंगे। समझ आ रही है? और इसको साइंटिफिक रिसर्च में इस चीज को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को क्या कहते हैं साइंटिफिक दुनिया में? Literature review. एग्जैक्टली, इसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। तो रिसर्च के लिए फर्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, ठीक है, एंड देन you have to go to the literature review and see what other people have done for this problem, ठीक है। The third one is the second one is how does your proposal fit in with what others have done। आपके प्रपोजल और लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो उन्होंने रिसर्च किया है, उनके रिसर्च और आपके प्रपोजल में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, उनके साथ क्या मैपिंग है, ठीक है। ये फिर आपने चेक करना है। तो ये आप तब चेक कर सकते हैं जब आप लिटरेचर रिव्यू करें, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट इज हाउ वेल यू नाउ व्हेन यू हैव आंसर्ड इट। आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम
स्टार्ट किया, लिटरेचर रिव्यू किया, और लोगों के साथ भी कंपेयर किया, किस स्टेज पे आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है? देन यू कैन प्रेजेंट योर आंसर। किस तरह आपको पता चलेगा, बताएं आप मुझे। बताएं ना, शाबाश। कहाँ पे पता चलेगा कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, रिसर्च हमारा कंप्लीट हो गया? सर इसको हम प्रीवियस जो रिसर्चेज हुए उसके साथ कंपेयर करेंगे, जिस तरह आपने बताया, अगर ये रिप्रोड्यूसिबल है तो फिर हमें पता चलेगा सर। देखिए, याद रखें, रिसर्च जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता। रिसर्च हमेशा स्टार्ट है और स्टार्ट रहेगा एंड तक, ठीक है? ये कभी खत्म नहीं होता। एक ही चीज पे रिसर्च 1000 सालों से चल रहे हैं, अभी तक जा रहे हैं, आगे भी जा सकता है, इसमें कोई एंड नहीं है। आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका जितना प्रोजेक्ट था, आपका जितना काम था वो कंप्लीट हो गया? आपको क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए आप क्या करेंगे? आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। समझ आ रही है? उस प्रॉब्लम में आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें इतना है, एक या दो ऑब्जेक्टिव, खासकर एमएस लेवल पे एक या दो ऑब्जेक्टिव एनफ है। ठीक है? आप आपके ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है, आपके ऑब्जेक्टिव अगर क्लियरली डिफाइन है, तो फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव नंबर 1 यहाँ पे अचीव हुआ और ऑब्जेक्टिव नंबर 2 यहाँ पे अचीव हुआ, तो सो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस सर। ये आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिए थे ना, प्रेजेंटेशन प्रपोजल, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, उस फाइनल ईयर यस सर। प्रोजेक्ट यस में सर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। उस इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत उसमें लिटरेचर डालते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक पैराग्राफ which specifically define the specific problem। ठीक है? और फिर उसके बाद 2-3 या 2 ऑब्जेक्टिव्स हम लिखते हैं कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट। ठीक है? तो वो ऑब्जेक्टिव का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें एंड का पता चले कि मेरा काम कहाँ पे एंड होगा। ठीक है? अच्छा, नाउ व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाई डू इट? रिसर्च क्या चीज है, इसकी डिफिनेशंस और इसके बारे में डिस्कशन तो ऑलरेडी हो चुकी है। क्यों करें रिसर्च? रिसर्च करने का फायदा क्या है? क्रिएशन। फर्स्ट वर्ड क्या है? क्रिएशन। क्रिएशन में एक खास खुशी मिलती है इंसान को। ठीक है? और रिसर्च वो फील्ड है जिसमें आप क्रिएशन कर सकते हैं। क्रिएशन मीन कोई नई चीज आप बना सकते हैं। ठीक है? समझ आ रही है? यस यस सर। सर। इन्वेंशन आप कर सकते हैं। इन्वेंशन जो लोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है? और साइंटिस्ट की सोसाइटी में बहुत ज्यादा इज्जत होती है। ठीक है? ट्रांसफर डिस्कवरीज टू बेनिफिट सोसाइटी, ये फोकस चीजें हैं। अगर आपके जहन में इन बातों की कोई अहमियत है तो फिर आप रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है, ये रिसर्च के लिए वो रिवार्ड जो है वो यही चीजें है कि आप क्रिएशन करना चाहते हैं, इन्वेंशन करना चाहते हैं। ठीक है? सोसाइटी को बेनिफिट देना चाहते हैं। ठीक है? तो तब आप रिसर्च कर सकते हैं। अवार्ड ये है रिसर्च का। क्लियर है? यस सर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्या है? रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स ये याद रखिए, आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव नहीं। समझ आ रही है? ओवरऑल मैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। ठीक है? न्यू फैक्ट्स डिस्कवर करना। फैक्ट्स आर नेवर इन्वेंटेड, ये याद रखिए। ठीक है? फैक्ट्स आर ऑलरेडी देयर बट वी ओनली डिस्कवर देम। ठीक है? So to discover new fact, the second one is to verify and test important facts। यानी कोई फैक्ट ऑलरेडी मौजूद है, डिस्कवर्ड है, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए भी हम रिसर्च कर सकते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। टू डेवलप न्यू साइंटिफिक टूल्स, concepts and theories to
to solve and understand scientific and non-scientific problems. ठीक है, कुछ टूल्स बनाना ये भी रिसर्च है. टूल्स जानते हैं? टूल्स जानते हैं आप लोग? हेलो हेलो, यस सर. टूल्स क्या चीजें होती है? टूल्स जिस तरह हमारे अगर इंजीनियरिंग के लिहाज से बात करें तो डिफरेंट टेस्टिंग के लिए जो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसको कहेंगे सर. जिस तरह आपने बताया इंस्ट्रूमेंट सर. इंस्ट्रूमेंट, आलात, ठीक है, जिससे हम आलात, काम आसान बनाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? टूल्स. कैलकुलेटर भी एक टूल्स है, मोबाइल फोन भी एक टूल है, ये जो लैपटॉप मेरे सामने पड़ा है ये भी एक टूल है, मैंने हेडफोन पहना है ये भी एक टूल है, हर जगह पे टूल्स है, ठीक है. ये टूल्स, नए टूल्स बनाना, ठीक है, नए कंसेप्ट्स और थ्योरीज, ठीक है, जिससे हम साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ये भी ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, ठीक है. टू फाइंड सॉल्यूशंस टू साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है. टू ओवरकम और सॉल्व द प्रॉब्लम्स अकरिंग इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है. इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए जो इस स्लाइड पे मेंशन है, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं. और किसी भी रिसर्च के ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है, यानी तमाम रिसर्चेस के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है. फिर हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, उनके अलग ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन उनके बैक एंड पे अगर हम देखें तो इनमें से कोई एक या दो तीन ऑलरेडी उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है. मोटिवेशन क्या है रिसर्च? रिसर्च करने के लिए मोटिवेशन क्या है? नंबर 1, डिजायर टू गेट अ रिसर्च डिग्री along with its consequential benefits, ठीक है. रिसर्च के लिए मोटिवेशन ये है कि रिसर्च डिग्री आपको मिल जाएगी, जिस तरह यहाँ पे प्लान ए और प्लान बी कहते हैं, ठीक है. डिजायर टू फेस द चैलेंजेस इन सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी कंसर्न और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इनिशिएट रिसर्च, ठीक है. ये ख्वाहिश बाज लोगों में होती है कि वो पसंद करते हैं कि उनके सामने प्रॉब्लम आए और वो सॉल्व कर सके उसको, ठीक है. तो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भी आप रिसर्च कर सकते हैं. डिजायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, ठीक है. डिजायर टू बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, डिजायर टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी, many more factors such as curiosity about new things, desire to understand casual relationships, social thinking and awakening, etc. ये सारे बेनिफिट्स है रिसर्च के, ठीक है. तो ये बेनिफिट्स अगर आप जहन में रखेंगे तो ये आपके लिए क्या है? एक मोटिवेशन बन जाएगा, और इस मोटिवेशन के थ्रू आप रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, ठीक है. अब इस तरह करते हैं, चूंकि नमाज का टाइम लेट हो रहा है, तो इस वजह से 10 मिनट का ब्रेक करें नमाज के लिए, ठीक है. यस सर, ठीक है, नमाज ओके करेंगे सर. सर. हाँ, नमाज के लिए 10 मिनट का ब्रेक है, फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक. यस सर, यस सर. यस सर. ओके, सो मोटिवेशन हो गया. नेक्स्ट है टाइप्स या कैटेगरीज ऑफ रिसर्च, ठीक है. तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं रिसर्च के, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. जो 2 मेन क्लासेस है वो है एक फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, और दूसरा है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है. बेसिक या फंडामेंटल या इसको पेवर रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है. is defined as investigation and analysis focus on a better or fuller understanding of a subject, phenomena, or a basic law of nature instead of on a specific practical application of the results. कहने का मतलब ये है, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि किसी सब्जेक्ट को सही तरीके से
अंडरस्टैंड करना, बेटर अंडरस्टैंड करना, फुलर अंडरस्टैंड करने के लिए जो रिसर्च हम करते हैं उस रिसर्च को बेसिक या पेवर रिसर्च कहते हैं, या फंडामेंटल रिसर्च। किसी सब्जेक्ट को, समझ आ रही है, किसी प्रॉब्लम को भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम प्रैक्टिकल ना हो, यानी हम उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा ख्याल नहीं रखते, बल्कि ये जो रिसर्च हम करते हैं उस सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए, उस सब्जेक्ट में आगे जाने के लिए जो रिसर्च होता है उसको क्या कहते हैं, बेसिक रिसर्च या पेवर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, यानी लेट सपोज केमिस्ट्री की कोई लॉ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम उस लॉ पे और रिसर्च करते हैं। फिजिक्स की कोई लॉ है, उस पे आगे बढ़ाने के लिए उस पे और रिसर्च करते हैं, तो वो क्या होगा, बेसिक रिसर्च या पेवर। यानी उसकी कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट्स या प्रैक्टिकल इम्प्लीफिकेशन नहीं देखते, लेकिन उसको एज अ सब्जेक्ट या एज अ साइंस कंसिडर करके आगे बढ़ाने के लिए जो रिसर्च करते हैं उसको बेसिक रिसर्च कहते हैं। ठीक, basic research is driven by a scientist's curiosity or interest in a scientific question। समझ आ रही है? हेलो? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। जो बेसिक रिसर्च है ये साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी है, डिजायर है टू नो समथिंग न्यू अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है, या अबाउट दिस फील्ड। समझ आ रही है? यानी इसमें कोई प्रैक्टिकल वो नहीं है, कोई प्रैक्टिकल फील्ड का प्रॉब्लम नहीं है कि उसको सॉल्व करने के लिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, द मेन मोटिवेशन इज टू एक्सपेंड मेन्स नॉलेज, नॉट टू क्रिएट और इन्वेंट समथिंग। समझ आ रही है? जो क्रिएशन है या इन्वेंशन है वो तो चूंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ आ गया, तो वो दूसरा टाइप है जिसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ठीक, सो देयर इज नो ऑब्वियस कमर्शियल वैल्यू टू द डिस्कवरीज दैट रिजल्ट फ्रॉम बेसिक रिसर्च। ठीक है, इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू, मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो लोग वो चीज लेंगे जिसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है तो फिर तो मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो बेसिक रिसर्च है ये फाउंडेशन है अप्लाइड रिसर्च के लिए। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। फॉर एग्जांपल बता सकते हैं, कोई कोई एग्जांपल दे सकते हैं बेसिक रिसर्च का? हाँ, है कोई इस तरह? नहीं है? अच्छा, तो आपने ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा मैट्रिक या एफएससी लेवल पे, यस ग्रेविटेशनल सर। लॉ। यस तो सर, ये जो न्यूटन स्केला। तो ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है, ये ग्रेविटेशनल लॉ क्या चीज है? उस वक्त पे उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसने फिर भी उस पर रिसर्च किया, मालूम किया, फोर्सेस मालूम किया, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मालूम किया, इन फोर्सेस का ताल्लुक बॉडी के मासेस और इन चीजों से। और फिर आगे देखे, अब मॉडर्न दुनिया में देखे इस ग्रेविटेशनल लॉ पे कितनी चीजें चलती है पता है? प्लैनेट्स जानते हैं? जो Yes, sir. प्लेनेट से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो सारा बेस्ड है किस चीज पे? ग्रेविटेशनल लॉ पे, ग्रेविटी पे। ठीक है, तो यानी उस वक्त में उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं थी, ये बेसिक रिसर्च है ग्रेविटेशनल लॉ वाला। ठीक है, लेकिन अगर ये फाउंडेशन नहीं था, ठीक है, मौजूद नहीं था, तो फिर उसकी वजह से हम आगे जो प्लेनेट या प्लेनेटरी साइंस है इस पे आगे हम नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो मतलब है फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है अप्लाइड रिसर्च के लिए, बेसिक रिसर्च इंपॉर्टेंट है। Applied research is designed to solve practical problems of the modern world rather than to acquire knowledge for knowledge sake। समझ गए? अप्लाइड रिसर्च क्या है? कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सिविल इंजीनियरिंग में आप है, फील्ड में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एक्सकवेशन हो रही है, उसके लिए सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट किस तरह देंगे? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, साथ में बिल्डिंग भी है, ठीक है, उन बिल्डिंग को भी खतरा है, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको किस तरह सपोर्ट करे ताकि ये बिल्डिंग भी इफेक्ट ना हो, हमारा काम भी हो सके। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसके सोल्यूशन के लिए अगर आप कोई रिसर्च करते हैं तो ये जो रिसर्च होगा दिस विल बी अप्लाइड रिसर्च। One might say that the goal of applied scientist is to improve the human condition, improve the
ह्यूमन कंडीशन, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक और अप्लाइड रिसर्च पे थोड़ा सा डिबेट है। मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस इज नीडेड इन ऑर्डर फॉर प्रोग्रेस टू टेक प्लेस, और ये बात अंडरस्टैंडेबल है, क्लियर है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, बेसिक रिसर्च lays down the foundation for the applied science. If basic work is done first, then applied spins off, often eventually result from this research. यानी अगर बेसिक रिसर्च सही तरीके से हो जाए तो फिर उसके बाद अप्लाइड रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अगर लॉज, थ्योरीज, रूल, रेगुलेशन पहले से बन जाए तो फिर उस पर अप्लाइड रिसर्च आसानी से हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रिसर्च एज अ प्रोसेस, ठीक है। यानी रिसर्च का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमने स्टार्ट से देखे क्या क्या चीजें अभी तक डिस्कस किए। नंबर 1, हमने सिर्फ रिसर्च को इंट्रोड्यूस किया, रिसर्च की डिस्क्रिप्शन हुई कि रिसर्च क्या चीज है, ठीक है। उसमें नॉलेज, वैलिड नॉलेज, रिलायबल नॉलेज, डेटा और फैक्ट्स और ये चीजें भी डिस्कस हो गई, ठीक है। हर एस्पेक्ट से हमने रिसर्च को डिस्कस किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च, 2 टाइप्स हमने सिर्फ डिफाइन किए, डिस्कस तो नहीं कह सकते, सिर्फ डिफाइन किया, ठीक है। और फिर उनमें डिफरेंसेस आपको बता दिए, और ये हमारा कंक्लूजन हुआ कि अगर बेसिक रिसर्च नहीं है तो फिर अप्लाइड रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगे, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च भी फिर नामुमकिन है। तो यानी अप्लाइड रिसर्च के लिए ज़रूरी है बेसिक रिसर्च, ठीक है। यानी बज़ाहिर बेसिक रिसर्च की कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके बगैर जो प्रैक्टिकल रिसर्च है उसकी भी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। क्लियर है? थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च एज अ प्रोसेस, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस क्या है? रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ विच अ पर्सन ऑब्जर्व द फिनोमेना अगेन एंड अगेन, कलेक्ट्स द डेटा एंड ड्रा सम कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ठीक है। ये प्रोसेस है इसमें कोई फिनोमेना हम बार बार ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम देखते हैं, समझ आ रही है? हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं इसको भी ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और फिर जो डेटा हमारे पास आ जाता है उससे फिर हम मुख्तलिफ कंक्लूजन्स निकालते हैं, न्यू कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? दिस प्रोसेस इज नोन एज रिसर्च. Research is oriented towards the discovery of relationships that exist among different phenomena of the world. रिसर्च का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ये है कि जो दुनिया में जितने भी फिनोमेनाज है, ये याद रखे, ये एक हकीकत है, एक फैक्ट है कि दुनिया के जितने भी फिनोमेनाज हैं, नेचुरल फिनोमेनाज जिनको हम कहते हैं, ये नेचुरल फिनोमेनाज सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। समझ आ रही है? ये नेचुरल फिनोमेना सारे एक दूसरे के साथ लिंक है। लिंक का मतलब है कि इनका आपस में कोई ताल्लुक है। समझ आ रही है? टेम्परेचर का यस सर। टेम्परेचर टेम्परेचर का ताल्लुक है रेनफॉल के साथ, रेनफॉल का ताल्लुक है ट्रीज के साथ, ट्रीज का और रेनफॉल का और वेदर का ताल्लुक है ओशंस के साथ, लेक्स के साथ, पानी के साथ। समझ आ रही है? ये सारी चीजें लिंक्ड है आपस में, ठीक है। समझ आ रही है? तो ये जो रिलेशनशिप है, ये अगर हम मालूम करना चाहे किसी भी चीज के, किसी भी दो चीजों के दरमियान जो आपस में ताल्लुक है, ये अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल assumption that invariant relationships exist between certain antecedents, यानी a preceding occurrence and certain consequence. क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट आपको समझ आ रही है?
नो सर। यस सर, आ अच्छा, रही है सर। थोड़ा थोड़ा बहुत समझ आ रही है। अच्छा, अब जी जी, थोड़ा। सुने, इसमें दो टर्म है, एक है एंटीसीडेंट्स और दूसरा है कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंसेस जानते हैं? कंसिक्वेंसेस, यस सर, उसके नताइज, किसी एग्जैक्टली वाक़ये के नताइज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कंसिक्वेंसेस होते हैं नताइज, और एंटीसीडेंट्स क्या चीज है? जिसकी वजह से ये नतीजा आया है, जिस चीज की वजह से ये नताइज आए हैं उस चीज को एंटीसीडेंट कहते हैं। यानी पहले एंटीसीडेंट होता है, फिर उसके बाद उसका कंसिक्वेंस आता है। इज दैट क्लियर? यस सर, समझ गए। जिस तरह आपने हमें समझाया कि मतलब ओशन से बुखारात उड़ेंगे, फिर उसके नतीजे में एग्जैक्टली जो है बारिश होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसके नतीजे में फिर बारिश होगी। तो ये जो एवापोरेशन का प्रोसेस है, जो सोलर रेडिएशन आती है, एवापोरेशन का प्रोसेस होता है, ये क्या है? ये एंटीसीडेंट है। समझ आ रही है? और इसका कंसीक्वेंस क्या है? रेनफॉल है या स्नोफॉल है, ये इसका कंसीक्वेंट है। समझ आ रही है? तो दुनिया में जितने भी एंटीसीडेंट्स है और कंसीक्वेंस है, इनके आपस में बहुत सारे रिलेशनशिप्स है। इज दैट क्लियर? बहुत सारे लिंक्स है आपस में, ताल्लुक है, मुख्तलिफ किस्म के ताल्लुक है। ठीक है? ये रिसर्च के लिए, किसी भी रिसर्च के लिए ये फंडामेंटल अजम्पशन है। समझ आ रही है? बुनियादी यस। ये अजम्पशन है जिस पे बेस करके हम आगे जाते हैं। और हमारा रिसर्च असल में क्या चीज है? रिसर्च असल में ये जो रिलेशनशिप है ये फाइंड आउट करना है, ये रिलेशनशिप मालूम करना है बस, कि रिलेशनशिप क्या है एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट के बाद, सॉरी, कंसिक्वेंस के आपस में क्या रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप अगर हम मालूम कर सके तो हम कहते हैं कि हमने कोई चीज इजाद किया या कोई बड़ा रिसर्च किया। इसको हम कहते हैं रिसर्च। ठीक है? तो ये फंडामेंटल assumption, so that under specific set of conditions certain consequence can be expected to follow the introduction of given antecedents। क्लियर है? तो अब रिसर्च प्रोसेस में स्टेप्स क्या है? स्टेप्स है, नंबर 1, व्हाट इज योर क्वेश्चन। सबसे पहले जो रिसर्च शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम से। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर क्वेश्चन, जिसको हम रिसर्च में क्या कहते थे? बैचलर लेवल में क्या कहते थे हम? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है? यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी ठीक है मास्टर लेवल पे, लेकिन ये याद रखे, बैचलर का जो आपका रिसर्च है वो असल में रिसर्च नहीं होता, उसको कहते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ठीक है? वो रिसर्च नहीं होता है। ठीक है? रिसर्च एक्चुअल जो शुरू होता है वो एमएस या पीएचडी लेवल में है। ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन उस चीज को यहाँ पे हम रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च क्वेश्चन एक ही चीज है। तो यहां से स्टार्ट होती है, फर्स्ट स्टेप ये है। ठीक है? फिर दूसरा स्टेप क्या है? व्हाट्स ऑलरेडी नाउन। दूसरा स्टेप है कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट या इस प्रॉब्लम के बारे में ऑलरेडी जो नाउन है वो क्या क्या चीजें नाउन है। इज दैट क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में, रिसर्च की दुनिया में? ऑलरेडी नोन को हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। ठीक है? इसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। थर्ड स्टेप है लिटरेचर रिव्यू के बाद है रिसर्च मेथड्स, जिसको हम बीएस लेवल पे क्या कहते थे? मेथडोलॉजी। यहाँ पे भी मेथडोलॉजी ठीक है। समझ आ रही है? तो थर्ड स्टेप में फिर हम मेथडोलॉजी है, और फोर्थ वन इज डेटा एनालिसिस। ठीक है? फिफ्थ वन एनालिसिस के बाद हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है? लेकिन रिजल्ट्स याद रखे, हमारे रिसर्चेस में रिजल्ट्स क्या होते हैं? ज्यादातर नंबर होते हैं, लेकिन नंबर का कोई मकसद नहीं है जब तक आप इसको सही तरीके से इंटरप्रेट ना करें। इंटरप्रिटेशन जानते हैं? इंटरप्रिटेशन जानते हैं? जी सर, किसी चीज से नतीजा अखज करना कि इसमें क्या कहता है, तो ये उसको सही ग्राफ तौर आपको पर नजर आ रहा है? ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है?
नजर आ रहा है जो मैंने अभी ग्राफ ड्रा किया? यस सर, यस सर। यस अच्छा, सर। ये ग्राफ क्या चीज है? ये एक पिक्चर है, याद रखिए। ये क्या चीज है? एक पिक्चर है जिसमें लेट सपोज यहाँ पे एक फिनोमेना है, ठीक है, और एक फिनोमेना यहाँ पे, ठीक है। और ये पिक्चर हमें बता रहा है कि ये फिनोमेना बढ़ने से, ये फिनोमेना बढ़ने से ये वाला फिनोमेना भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको सही तरीके से बयान करें, ठीक है, इसको हम सही तरीके से एक्सप्लेन करें, तो हम कहते हैं कि हमने इस पिक्चर को इंटरप्रेट किया। समझ आ रही है? इंटरप्रेट, इंटरप्रेटेटर, इंटरप्रेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर आप जानते हैं किस चीज को, किसको कहते हैं? यस सर, सर कोई लैंग्वेज हम नहीं जानते उसके लिए हम एक बंदा रखते हैं वो। एग्जैक्टली, अभी आपको समझ आ जाएगी। इंटरप्रेटर का मतलब है तर्जुमान, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है तर्जुमानी। समझ आ रही है? सो ये पिक्चर है, हो सकता है पिक्चर हर किसी को समझ ना आए, ठीक है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पिक्चर, इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पिक्चर। तो कहने का मतलब यह है कि एनालिसिस से हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, ग्राफ्स आ जाएंगे। तो ये ग्राफ्स और नंबर कुछ भी नहीं है जब तक इसको हम सही तरीके से एक्सप्लेन ना कर सके। समझ आ रही है? तो इंटरप्रिटेशन जरूरी है। जब इंटरप्रिटेशन हो जाती है तो इंटरप्रिटेशन से फिर फर्दर क्या आ जाता है? कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो बिल्डिंग है, ये रिसर्च का बिल्डिंग बन रहा है, आपको नजर आ रहा है। स्टेप्स है इसमें, फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम है, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथोडोलॉजी, फिर डेटा एनालिसिस, फिर डिस्कशन, रिजल्ट्स डिस्कशन है जिसको यहाँ पे इंटरप्रिटेशन डेटा लिखा है, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप है कंक्लूजन्स, और फिर कंक्लूजन को शेयर करते हैं पब्लिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो फिर हमारा रिसर्च कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे रिसर्च डिग्री इसको मिल गई, ठीक है। क्लियर है? सो दिस इज अ रिसर्च प्रोसेस इन दिस सिंपल शिमेटिक डायग्राम या फिगर या पिक्चर, ठीक है। तो अभी अगेन यही जो रिसर्च प्रॉब्लम है, सॉरी जो रिसर्च प्रोसेस है, इसको अगेन थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी आम दुनिया में जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, और इसको रिसर्च में किस स्टेप में डालते हैं, ठीक है, और इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है वो कौन कौन से एलिमेंट्स है। ये टेबल मैंने बनाया, टेबल आप लोगों को नजर आ रहा है? यस सर। इस टेबल की जो हेडिंग्स है, नंबर 1 इज क्वेश्चन यू मस्ट आस्क, second column is steps you will take in your research, ठीक है, and what are the important elements of this step, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई शुड इट बी स्टडीड। समझ आ रही है? प्रॉब्लम क्या है और इसको आप क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत क्या है। समझ आ रही है? तो ये कहाँ पे होने चाहिए, कौन से स्टेप में होने चाहिए आपके रिसर्च में? दिस मस्ट बी इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च प्रॉब्लम, ये स्टेप है आपके रिसर्च में। क्लियर है? समझ आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपने रिसर्च के कौन से पोर्शन में ये वाला क्वेश्चन क्लियर करेंगे, कौन से पोर्शन में ये वाला क्वेश्चन के व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई शुड इट बी स्टडीड, ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे क्लियर हो सकता है? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आप लिखेंगे अपने रिसर्च में, तो उसमें आप जहन में ये वाला क्वेश्चन जहन में होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई शुड इट बी स्टडीड। समझ आ रही है? क्लियर है? यस सर। इसमें आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटाइजेशन। यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मीन कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, लोगों को वो प्रॉब्लम दिखा सकते हैं या नहीं। दूसरा, प्रियोरिटी उस प्रॉब्लम की कितनी है, वो कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रॉब्लम है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है,
ठीक है, और जो एनालिसिस आप करेंगे उसकी जस्टिफिकेशन। सेकेंड स्टेप इज व्हाट इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल, व्हाट इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल, and this step in your research would be called as literature review। ठीक है, क्लियर है, समझ आ Yes, रही है? The third step is what do we hope to achieve, समझ आ रही है? आपका जो प्रोजेक्ट है इससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं, वो जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। आपके रिसर्च में का मतलब है आपके प्रपोजल में, आपके रिसर्च पेपर में, आपके थीसिस में, इस चीज का नाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीज याद रखें कि ये जनरल नहीं होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो जनरल भी लिखा है लेकिन जनरल नहीं, स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव आप जितने स्पेसिफिक लिख सकते हैं, टू द पॉइंट लिख सकते हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपके लिए आपकी रिसर्च में आसानी होगी। नेक्स्ट स्टेप इज हाउ आर वी गोइंग टू अचीव और ऑब्जेक्टिव। ये जो आपने ऑब्जेक्टिव ऊपर लिखे हैं इनको आप किस तरह अचीव करेंगे, समझ आ रही है? इसके लिए क्या करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सके, तो ये क्या चीज है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है। ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मुख्तलिफ वेरिएबल है, डेटा कलेक्शन प्रोसेस है, सैम्पलिंग है, एनालिसिस आप करेंगे, डेटा प्रोसेसिंग है, ये पूरा चीजें जो है, यानी आप कहाँ से डेटा कलेक्शन से शुरू करें रिजल्ट्स आने तक ये पूरा प्रोसीजर आप डिस्कस करें, तो इसको क्या कहते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। ये याद रखें, आपके प्रपोजल में, और से सुने, आपके प्रपोजल में अगर कोई लिंक्थी पोर्शन है तो वो कौन सा होना चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी होना चाहिए, लिंक्थी पोर्शन। क्लियर है? हेलो? yes, sir. आपके प्रपोजल में लिंक्थी पोर्शन कौन सा होना चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? और ये भी याद रखें कि आपके प्रपोजल में जो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और सबसे स्मॉल होना चाहिए, सबसे शॉर्टेस्ट होना चाहिए, वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च प्रॉब्लम। इसको ज्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स टू द पॉइंट होने चाहिए, यानी बुलेटेड फॉर्म में 1 2 3 4 जिस तरह। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हु विल डू व्हाट एंड व्हेन। कौन सा काम किस मशीन के जरिए करेंगे, किस बंदे के जरिए करेंगे, कौन सा डेटा कहाँ से लेंगे। ठीक है, और कब करेंगे, किस तरह करेंगे, इसको कहते हैं स्केड्यूल या वर्क प्लान। पता है ना, स्केड्यूल या वर्क प्लान जानते हैं? yes, sir. जिस तरह वो हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में बनाते थे। एग्जैक्टली ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट रिसोर्सेज डू वी नीड टू कैरी आउट दिस रिसर्च। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए, कितना खर्चा आएगा, इसको पूरा बजट प्लान कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें, ये जो कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं, ये किसी भी रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, अच्छा हमारा जो ये जो कोर्स है, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का मेन फोकस क्या है, मेन फोकस ये है कि स्टूडेंट्स इतने काबिल बन जाए कि वो इंडिविजुअल रिसर्च कर सके। इंडिविजुअल जानते हैं, यानी आप ग्रुप फॉर्म में नहीं करेंगे ये रिसर्च। ठीक है, इंडिविजुअल, हर स्टूडेंट इंडिविजुअली रिसर्च करेगा विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर। ठीक है, समझ आ रही ओके है? सर, तो यस सर, इस सब्जेक्ट का मेन पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स बिकम एबल टू डू इंडिविजुअल रिसर्च इन देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है? तो इस वजह से यस सर, मेरा ज्यादातर फोकस जो रहेगा इस सब्जेक्ट में, वो जो आपको अभी जरूरी चीजें हैं उनकी तरफ होगा। ठीक है,
यानी आपका, आप लोगों में से अभी आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो सेकंड सेमेस्टर खत्म होने के बाद आप रिसर्च पे काम शुरू करें, बल्कि अभी से शुरू करें, थर्ड सेमेस्टर में आप अपना प्रपोजल सबमिट कर सके। ठीक है, अभी से शुरू करें प्रपोजल लिखना, थर्ड सेमेस्टर तक आप इतने होंगे कि आप प्रपोजल सही तरीके से लिख सकेंगे और सुपरवाइजर से डिस्कस करने के बाद इसको आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस है कि अब आप प्रपोजल किस तरह डेवलप करेंगे। ठीक है, तो प्रपोजल में यही चीजें हैं जो ऊपर मैंने प्रोसेस में बताए, आगे भी इन चीजों को बार बार हम रिपीट करेंगे, फर्दर लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज होता है, सबसे पहले जहां से रिसर्च शुरू होता है, जहां से आपका प्रपोजल यानी प्रपोजल आप शुरू कर सकेंगे, वो है प्रॉब्लम मालूम करना। सबसे पहला चीज है प्रॉब्लम मालूम करना। ठीक है, क्लियर है, और रिसर्च टॉपिक मालूम करना, प्रॉब्लम से फिर रिसर्च टॉपिक आएगा। ठीक है, क्लियर है, ये याद रखिए। जिस तरह मैंने पहले कहा, एमएस लेवल पे जो प्रोजेक्ट है इसको रिसर्च कहते हैं, बैचलर लेवल पे जो प्रोजेक्ट होता है इसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस ये है कि बैचलर लेवल पे आपको याद होगा, आपको ग्रुप फॉर्म में वो प्रोजेक्ट करते हैं, ग्रुप है होते हैं 3 4 या 5 6 लोगों का ग्रुप होता है और एक सुपरवाइजर, तो वो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि वहां पे आपको एक तैयार टॉपिक देते हैं कि इस टॉपिक पे आपने काम करना है। ठीक है, यहाँ पे एमएस लेवल में ये चीजें नहीं है, ना तो ग्रुप है और ना आपको टॉपिक मिलेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, खुद आपने आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम ढूंढना है, प्रॉब्लम मालूम करें, फिर जाके सुपरवाइजर से डिस्कस करें, वो आपको फिर गाइड कर सकता है कि इसमें ये ऐड करे, ये माइनस करे, ये इस तरह करे, ये इस तरह करे। ठीक है, जो फील्ड का एक्सपर्ट हो। क्लियर है? यस सर। अच्छा, वो तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम या वो टॉपिक आप कहाँ से बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, तो उसके लिए ये कुछ सोर्सेज है। नंबर 1, थ्योरी ऑफ वंस ओन इंटरेस्ट। ठीक है, कोई थ्योरी है, किसी की इंटरेस्ट है उसमें, तो वहां से आप प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। डेली प्रॉब्लम है, कोई डेली प्रॉब्लम है, वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह कंक्रीट मिक्सिंग पहले जमाने में बेलचा वगैरह से करते थे, अभी वो मिक्सर आए हैं उनके जरिए करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, इसमें और आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये भी रिसर्च हो सकता है। रीसेंट ट्रेंड्स, आजकल किस चीज़ का दौर है, आजकल कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट और ये चीज़ें हैं, इनको आप इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, अनएक्सप्लोर एरियाज पे काम करते हैं, एक ऐसा एरिया अपने फील्ड में जिसमें लोगों ने ज़्यादा काम नहीं किया। ठीक है, इसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वहां से आप प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं। डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स, फील्ड के एक्सपर्ट्स है, यूनिवर्सिटी में जो एक्सपर्ट्स है उनसे डिस्कस करें कि ये मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये मुझे पता चला, आपका क्या ख्याल है। ठीक है, रिसर्च सुपरवाइजर से डिस्कशन कर सकते हैं। तो इससे आपका जो प्रॉब्लम है, सबसे क्रिटिकल चीज है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। समझ आ रही है? तो यस सर। जब आप किसी भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है, तो अभी से उस एरिया में क्या करें, रिसर्च पेपर डाउनलोड करना शुरू करें। लेकिन याद रखें, जब भी आप रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हैं, रिसर्च पेपर लेटेस्ट रिसर्च पेपर डाउनलोड किया करें। ठीक है, लेटेस्ट, उस फील्ड में जो भी लेटेस्ट है, 2019 का है या 2020 का है या 18 का है, वो डाउनलोड करें। और रिसर्च पेपर आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो ये बुक्स की तरह नहीं होता, रिसर्च पेपर या नोट्स की तरह नहीं है जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि रिसर्च पेपर आप एक दफा नहीं, 2 3 दफा, 4 5 दफा उसको हर एक सेंटेंस रीड किया करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो तब आपको समझ आ जाएगा। एक दफा जब आप शुरू करेंगे तो स्टार्ट में आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आपका जब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, पेपर पढ़ेंगे तो उससे आपको एरिया का पता चल सकता है कि यहाँ पे रिसर्च हो सकता है, इस प्रॉब्लम पे हो सकता है, इस प्रॉब्लम पे लोगों ने काम किया है, रिसेंटली काम किया है। ठीक है, तो वहां से फिर आप का जो माइंड है आहिस्ता आहिस्ता ओपन होता जाएगा और आप फिर प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो फिर आप क्या करें, लिस्ट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर रिसर्च। आपके जहन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो रिसर्च जिन पे हो सकता है, वो प्रॉब्लम्स आप लिख लें।
ठीक है, किसी डायरी में लिख ले या किसी कागज पे लिख ले कि एक ये प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम है, 5-6 प्रॉब्लम लिखे, ठीक है। डिटरमाइन विच ऑफ दीज आर रिसर्च प्रॉब्लम्स, फिर उनमें मालूम करे कि इनमें से कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम, किस पे रिसर्च हो सकता है और किस पे नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ आ रही है? जो जिन पे नहीं हो सकता उसको काट दे, जिन पे हो सकता है उसको छोड़े। सेलेक्ट अ प्रॉब्लम फॉर स्टडी, जिन पे रिसर्च हो सकता है उनमें से कोई प्रॉब्लम आप सेलेक्ट करें, ठीक है। और फिर उसके बाद एनालाइज द सिलेक्टेड प्रॉब्लम, जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है उसको एनालाइज करें। प्रिपेयर अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये स्टेप्स है प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने के लिए। समझ आ रही है? इनको और आगे डिस्कस करते हैं। किस तरह मालूम करेंगे कि इस प्रॉब्लम पे रिसर्च हो सकता है या नहीं हो सकता? समझ आ रही है? यस सर। आपने प्रॉब्लम लिखे हैं, आपने अभी वो वाले प्रॉब्लम काटने हैं जिन पे रिसर्च नहीं हो सकता। समझ आ रही है? जिन पे रिसर्च हो सकता है उनको छोड़ना है, इनमें से फिर एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो क्या करेंगे? देयर शुड बी परसीव्ड डिफरेंस और डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट एग्जिस्ट इन द आइडियल और प्लान सिचुएशन। यानी किसी प्रॉब्लम में एक ऐसा डिफरेंस या डिस्क्रिपेंसी होनी चाहिए किसी नॉलेज में, किसी आइडिया में, ठीक है, जो यानी क्लियर मतलब ये है कि एक फिनोमेना है आपके ख्याल में करंटली जो मैक्सिंग हो रही है मैक्सर के जरिए, समझ आ रही है? ये मैक्सिंग आपके ख्याल में, आप कहते हैं ये सही नहीं हो रहा है, ठीक है, इससे बेहतर हो सकता है, इससे बेहतर हो सकता है, यानी ये आइडियल नहीं है, इससे बेहतर सिचुएशन हो सकता है, इससे बेहतर तरीके से मैक्सिंग हो सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि उसको आप बेहतर या आइडियल तक ले जा सकते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि वो जो प्रॉब्लम है उस पर रिसर्च हो सकती है, ठीक है। क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है। द रीजन और रीजंस फॉर दिस डिफरेंस शुड बी अनक्लियर सो दैट इट मेक्स सेंस टू डेवलप रिसर्च क्वेश्चंस। समझ आ रही है? यानी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये जो मैक्सर है इससे मैक्सिंग सही तरीके से नहीं हो सकती, ठीक है, बल्कि इसके बजाय अगर हम ये वाला तरीका यूज करें, ठीक है, तो इससे ज्यादा अच्छा। अब इसका जो रीजन है कि इससे क्यों बेहतर तरीके से नहीं हो सकती और इससे क्यों बेहतर तरीके से होगी, इसका जो असल रीजन है वो इस स्टेज पे क्लियर नहीं होना चाहिए। अगर इस स्टेज पे क्लियर है तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम पे रिसर्चेबल नहीं है, इस पे फिर रिसर्च नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी सोल्ड है। समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। सो देयर शुड बी मोर देन वन पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन और मोर देन वन सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? ये भी हो सकता है कि ये जो मैक्सर है इससे मैक्सिंग ठीक नहीं है, अच्छा इस तरीके से भी मैक्सिंग ठीक है, यानी मैक्सर से अच्छा है। अगर हम ये वाला तरीका यूज करें या दूसरा तरीका यूज करें या तीसरा तरीका यूज करें, अगर एक सोल्यूशन के बजाय 3-4 सोल्यूशन है तो फिर भी रिसर्च हो सकता है। समझ आ रही है? या तो बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है, रिसर्च हो सकता है, या अगर सोल्यूशन है लेकिन एक नहीं है, ज्यादा सोल्यूशन है, तो फिर भी उस पर रिसर्च हो सकता है। क्लियर है? यस सर, सर क्लियर है सर। यस सर। अच्छा, नाउ क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। ये याद रखें, पहले कभी भी टॉपिक नहीं होता, ठीक है। ये बैचलर लेवल पे आपके लिए टीचर आपके जो है वो बना लेते हैं, लेकिन रिसर्च में, किसी भी रिसर्च में पहला चीज जो है वो क्या चीज है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है उसको कुछ लोगों के साथ डिस्कस करें, उनसे व्यूज लें, ठीक है, फिर उसके बाद उस पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखे। जब आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाए तो फिर उसके बाद आपका रिसर्च टॉपिक बन सकता है। क्लियर है? समझ गए? यस यस सर। यानी पहला चीज क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन लिखना, फिर उसके बाद टॉपिक आएगा। तो अब क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक, टॉपिक किस तरह लिखेंगे?
देखेंगे इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए क्राइटेरिया ये आगे और भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन यहाँ पे शॉर्टली देखें, रेलेवेंस होनी चाहिए, यानी प्रॉब्लम रेलेवेंट होना चाहिए, सॉरी टॉपिक जो है रेलेवेंट होना चाहिए किस चीज के साथ, उस फील्ड के साथ, स्पेसिफिकली उस प्रॉब्लम के साथ। समझ आ रही है? अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन की अवॉइडेंस करे, ठीक है, डुप्लीकेट वर्ड यूज ना करे, बार बार वर्ड एक दो दफा यूज ना करे, ठीक है, या अगर एक टाइटल ऑलरेडी मौजूद है दुनिया में, किसी ने उस पर रिसर्च किया है, तो फिर वो टाइटल आप यूज ना करें। क्लियर है? यस सर। अर्जेंसी ऑफ डेटा नीडेड, टाइम के हवाले से कितना जरूरी है ये डेटा या ये प्रोजेक्ट या ये प्रॉब्लम सॉल्व करना कितना जरूरी है, उस चीज पे ज्यादा फोकस करें। टाइटल में टॉपिक की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्टडी, ठीक है, टाइटल में ऐसा टाइटल ना दे जो पॉलिटिकली या सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, ठीक है। फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, इथिकल एक्सेप्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आपके जहन में होने चाहिए। टॉपिक के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट रूल बताता हूँ। अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको पता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक पैराग्राफ होता है। क्लियर है? समझ आ रही है? यस सर। यस सर, यस सर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या चीज होता है? एक पैराग्राफ होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी पैराग्राफ को एक लाइन में लिख दें, समझ आ रही है? इसी पैराग्राफ को वन लाइन में लिख दे, बल्कि शॉर्टेस्ट लाइन में लिखे, तो वो जो वन शॉर्टेस्ट लाइन होगा जो इस पैराग्राफ को प्रेजेंट कर सकता है, उस वन शॉर्टेस्ट लाइन को हम क्या कह सकते हैं? टॉपिक या टाइटल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। यस। समझ आ रही है? ये अभी आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उसको गेन करने की कोशिश करें, ठीक है। आगे हम जाएंगे तो आपको और ये बात ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, ओके सर। जब हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया, कोई प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट किया तो उसकी पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप इन डिजाइनिंग द रिसर्च बिकॉज it enables those concerned to pool their knowledge of the problem, clarify the problem and the possible factor that may be contributing to it, and facilitate decision concerning the focus and scope of the research. ये तो importance बता रहा है, लेकिन इसको छोड़े, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में जो स्टेप्स है ये देखिए, यानी प्रॉब्लम को किस तरह हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहला स्टेप है टेक द व्यू पॉइंट्स ऑफ कोलीग्स, कोवर्कर्स एटसेट्रा। कोलीग स्टूडेंट्स हैं आपके, कोवर्कर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फील्ड में आपके साथ काम करते हैं, या आपके टीचर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनके व्यू पॉइंट्स जो आपने प्रॉब्लम बनाया है, ठीक है, उनको प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करें, उनसे व्यूज ले कि ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इस पे रिसर्च हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है? समझ गए? फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप इज स्पेसिफाई एंड डिस्क्राइब द कोर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपने डिस्कस कर दिया, फिर उसको और स्पेसिफाई करे, स्पेसिफिकली वो प्रॉब्लम जो है उसको डिस्क्राइब करे, यानी उसमें क्या क्या चीजें डिस्क्राइब करे, the nature of the problem, the distribution of the problem, the size and intensity of the problem. ये तीन चीजें प्रॉब्लम के बारे में स्पेसिफाई करें, ठीक है। थर्ड स्टेप एनालाइज करें। एनालाइज से हमारा मतलब क्या है? आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द प्रॉब्लम। वो फैक्टर आप आइडेंटिफाई करें, मालूम करें, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर हुई है या जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉब्लम एंड द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? यस सर, यस सर। किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये चीजें, ये जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, जो वर्डिंग लिखी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, इसको आप जहन में रखेंगे तो तब आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई फैक्टर दैट मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द प्रॉब्लम, वो सारे फैक्टर आइडेंटिफाई करें। समझ आ रही है? अगेन मैं मैक्सर वाला एग्जांपल लेता हूँ। मैक्सिंग, जो मौजूदा मैक्सर है इससे सही मैक्सिंग नहीं हो रही है, क्या फैक्टर, कौन से फैक्टर है? इसका रोटेशन ठीक नहीं है,
समझ आ रही है? इसका स्पीड ठीक नहीं है, समझ आ रही है? इसमें पानी सही तरीके से नहीं डाल सकते, ये सारी फैक्टर है। इन फैक्टर का प्रॉब्लम के साथ ताल्लुक क्या है? इज दैट क्लियर? ये एनालिसिस है। जब ये एनालिसिस सारी हो जाती है तो फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है? अभी तक हम लिखने की तरफ नहीं आए थे, ये 3 स्टेप्स लिखने से पहले, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने से पहले याद रखें, ठीक है? सो द फर्स्ट मेजर सेक्शन इन अ रिसर्च प्रपोजल इज द व्हाट? इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टेट एंड डिफाइन द प्रॉब्लम वेल? ये याद रखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा सही तरीके से लिखे, अच्छे तरीके से लिखे, सबसे बेस्ट आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है? बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। क्लियर है? आगे इम्प्रूवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये फाउंडेशन है। अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो फिर आपका पूरा प्रोजेक्ट, आपका पूरा रिसर्च बेकार है, ठीक है? यस सर, समझ गए सर। अच्छा, मेक्स इट इजियर टू डू फोकस लिटरेचर रिसर्च। अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, स्पेसिफिक है, अंडरस्टैंडेबल है, आसान है, समझ आ रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फोकस लिटरेचर रिसर्च कर सकते हैं, यानी आप फोकस लिटरेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप गूगल में एक वर्ड लिखेंगे तो लाखों डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो अब इनमें से कौन सा आपके काम वाला कौन सा है, ये तब आप सही तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही तरीके से डिफाइन हुआ है। ठीक है? अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही तरीके से क्लियर नहीं किया तो फिर आप लिटरेचर स्टडी नहीं कर सकते। क्या क्या आप पढ़ेंगे? क्लियर है? enables the researcher to justify the research systematically। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है तो रिसर्चर के लिए आसानी हो जाती है और वो रिसर्च सही तरीके से जस्टिफाई कर सकता है, ठीक है? सो व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम? बस एक एंड की तरफ आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में होनी चाहिए, ठीक है? वो है नंबर 1, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है? बैकग्राउंड के बारे में नॉलेज देना चाहिए। बैकग्राउंड जियोग्राफिकल हवाले से, सोशो इकोनॉमिक हवाले से, ठीक है? विच इज़ रेलेवेंट, जो भी रेलेवेंट है। बैकग्राउंड मीन कि अगर आप पाकिस्तान में करते हैं काम, ठीक है, पाकिस्तान में हिली एरिया में करते हैं, प्लेन एरिया में ज्योग्राफी किस तरह है, ठीक है, आपका रिसर्च जिस एरिया में हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपने देना होगा, ठीक है? सोशल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में, ठीक है? अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के नेचर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। मेजर फैक्टर दैट में इन्फ्लुएंस द प्रॉब्लम, कौन कौन सा मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। एनी सोल्यूशन, करंट मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड हाउ इफेक्टिव दे आर। इस प्रॉब्लम का अगर कोई सोल्यूशन मौजूद है, करंट सोल्यूशन मौजूद है, अच्छा वो कौन सा है और उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, कितना अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, कम अच्छा है, ठीक है? उसकी रिजल्ट्स कैसे आ रहा है, जिस तरह मिक्सर आजकल मौजूद है लेकिन इस मिक्सर के क्या रिजल्ट्स हैं, ठीक है? एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, आपका जो प्रोजेक्ट है इसके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये चीजें होनी चाहिए। फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ अवेलेबल लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिव्यू ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन? क्यों अवेलेबल इंफॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है हमारे प्रॉब्लम के लिए? क्यों जरूरी है बताएं आप। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू हेयर? यस सर। क्यों जरूरी है लिटरेचर रिव्यू, क्यों जरूरी है? कि हमें सर ये अगर एक सोल्यूशन हो किसी प्रॉब्लम का तो वो दोबारा ना आए, ठीक है, डुप्लीकेशन ना हो, और दूसरा जो एक्सपर्ट्स लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया है, लाइफ लगाई है, उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ठीक है, वो भी हमें मालूम हो जाए। अच्छा, इट हेल्प्स इन रिफाइनिंग योर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिफाइन करने के लिए भी लिटरेचर रिव्यू की ज़रूरत है, ठीक है। इट हेल्प्स यू टू बिकम मोर फेमिलियर विद वेरियस रिसर्च अप्रोचेस दैट माइट बी यूज्ड इन योर स्टडी, ठीक है। जो मेथडोलॉजी आप यूज करेंगे वो भी आप लिटरेचर रिव्यू के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इट शुड प्रोवाइड यू विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट फॉर व्हाई योर पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट इज नीडेड, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट की क्या ज़रूरत है ये भी आप इससे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प्स यू बिकम एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट। लिटरेचर रिव्यू आपको एक्सपर्ट बनाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज